everyone, welcome to EduNook and this is part 3 video of NCERT important points. हम chapter life processes cover कर रहे हैं and this is part 3 where we will talk about transportation. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में बात करी थी कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट रेस्पिरेटरी पाथवेज, है ना. वी टॉक्ड अबाउट एरोबिक, एनारोबिक, कौन सी सिचुएशन में लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में. फिर एंड में हमने एक बात पढ़ी थी कि इन रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन हमने एक्चुअली इनहेल करी और जो हम रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक सेल तक हमें पहुंचाना होता है. एंड डिफ्यूजन प्रेशर अलोन is not sufficient to transport that oxygen, not even oxygen, any gas. So diffusion अकेला हमारे इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन में वो गैसेस ट्रांसपोर्ट करा ही नहीं सकता. दैट इज वाई वी हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन. एंड ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड का पार्ट है. सो लेट अस सी कि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट या ये ब्लड कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है एंड ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट मेंटेन कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट ब्लड. ब्लड इज अ फ्लूइड मीडियम. अच्छा, आप ये भी याद रखना कि ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू. हमें पता होना चाहिए कि ये टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है, क्या है. सो ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू which is made up of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. So basically blood is nothing but blood is plasma plus blood cells. So blood is plasma plus blood cells. बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि जैसे एक नींबू पानी है और उसमें सीड्स हैं, तो ऐसे ही प्लाज्मा है, वाटरी फ्लूइड पार्ट, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, ब्लड सेल्स हैं. ठीक है, ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड. एंड देन प्लाज्मा का फंक्शन देखो अलग होता है. प्लाज्मा हैज अ डिफरेंट फंक्शन एंड ब्लड सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट करना. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड and nitrogenous waste in the dissolved form. Again a very important MCQ that what is the function of plasma, या plasma क्या क्या transport कर सकता है. तो plasma food, carbon dioxide, nitrogenous waste like urea, uric acid, ये सब transport करता है dissolved form में. dissolved form में मतलब water के साथ transport करता है. plasma is nothing but 90% water only. oxygen is carried by the red blood cells. ये हमने पहले भी पढ़ लिया था. ऑक्सीजन जो होता है उसको हीमोग्लोबिन कैरी करता है और हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है. मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्लड सेल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, है ना. तो सबके फंक्शंस हमें पता होने चाहिए. WBCs हेल्प अस टू फाइट इन्फेक्शंस, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, एंड जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन. अगर आपसे पूछ लिया जाए दैट विच पार्ट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन. बट विच पार्ट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, देन प्लाज्मा. अब क्योंकि ब्लड को भी एक पुश चाहिए पूरी बॉडी में फ्लो करने के लिए, तो वो पंप कहाँ से आता है, वो पंप आता है हार्ट से. सो हार्ट इज बेसिकली आर पंपिंग ऑर्गन. जब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, स्पेशली इन ह्यूमंस व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. वन इज हार्ट, सेकेंड इज ब्लड एंड थर्ड इज ब्लड वेसल्स. ओके, फर्स्ट इज हार्ट, सेकेंड इज ब्लड एंड थर्ड इज ब्लड वेसल्स. एंड ब्लड वेसल्स भी हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सो बेसिकली हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, क्योंकि जब आप जोर से पंप करेंगे, हार्ट जब जोर से पंप करेगा तो ही ब्लड पूरी बॉडी में एक बार में पहुंचेगा. हम चाहते हैं कि वो पूरा ब्लड हमारी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो एक बार में पहुंचे. सो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन. नाउ अब मैं पूरा हार्ट नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं सिर्फ इस पूरे मैकेनिज्म में कि हो क्या रहा है, मैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट लाइंस पिक कर रही हूँ जिनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. तो ये हमें पता होना चाहिए कि हार्ट इज नॉट अ क्लीनिंग ऑर्गन. हार्ट ऑक्सीजनेशन नहीं करता. अभी भी काफी बच्चों को
कंफ्यूजन होता है कि हार्ट जो है वो हमारे इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट का काम सिर्फ पंप करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ऑक्सीजनेट कौन कर रहा है ब्लड को? लंग्स। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट के पास आया है, दैट ब्लड विल गो टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और क्योंकि लंग्स के पास इतना डिफ्यूजन, लंग्स तो सिर्फ डिफ्यूजन जानता है, क्योंकि लंग्स के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो प्रेशर के थ्रू आगे ब्लड दे सके, तो वो वापस को ब्लड हार्ट को देता है कि मैंने ऑक्सीजनेट कर दिया ब्लड, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू पंप इट टू द होल body. So the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि हार्ट एक बीच का जो है मीडिएटर है, कि हार्ट के पास सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट ने उसको लंग्स तक भेजा फॉर ऑक्सीजनेशन, लंग में ऑक्सीजनेशन हुई, और लंग्स ने स्ट्रेट अवे वो ब्लड आगे भेजने की जगह क्या करा, उसने वापस वो ब्लड हार्ट को भेजा कि नाउ यू पंप इट टू द होल बॉडी। ये ऑक्सीजन रिच फिर पूरी बॉडी को पंप किया जाता है। नाउ दिस प्रोसेस इज फॉलोड स्टेप बाय स्टेप, राइट। सो ये एक पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक स्टेप है जिसमें थ्रू आई जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल ब्रीफ अप दैट पूरी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एंटर करता है इनटू द हार्ट, राइट। इट एंटर्स इनटू द हार्ट थ्रू व्हाट, थ्रू वेना कावा। सो थ्रू वेना कावा वो हार्ट में एंटर करता है। वेना कावा भी दो होती हैं, सुपीरियर इंफीरियर, है ना। अपर बॉडी का सुपीरियर वेना कावा लेकर आती है ब्लड, और लोअर बॉडी का इंफीरियर वेना कावा। सो इंफीरियर वेना कावा ने हार्ट को ब्लड दिया, हार्ट से वो ब्लड लंग्स के पास गया फॉर ऑक्सीजनेशन। किसके थ्रू गया? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। फिर लंग्स में एल्वियोलाई आर प्रेजेंट, एल्वियोलाई में ऑक्सीजनेशन हुई ब्लड की। Then from lungs again blood comes to heart through pulmonary vein, अब वो ऑक्सीजनेट हो चुका है, and from heart it is again given back to the body using aorta. So this is in short basically जो एक साइकिल चल रही है। तो इस बीच हमारे क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग ब्लड। तो अगर हम एक बहुत रफली हार्ट ड्रॉ कर लें, सो काफी रफ हार्ट ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। सो राइट को हमेशा लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, है ना। तो बेसिकली वो आपको ये कह रहे हैं कि जब ये सारा की सारा थ्रू वेना कावा से ये राइट एट्रियम ब्लड रिसीव कर रहा है, तो उस टाइम लेफ्ट एट्रियम इज relaxing. It then contracts while the next chamber, left ventricle, expand so that the blood is transferred to it. तो actually जो पहले जब एट्रियम, दोनों ही एट्रियम्स when they are receiving blood they are relaxing. right एट्रियम रिसीव कर रहा है ब्लड बॉडी से, है ना, और लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रहा है ब्लड लंग से। तो जब दोनों की दोनों एट्रियम रिसीव कर रहे होते हैं ब्लड को, तो दे आर इन रिलैक्स्ड पोजीशन। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब दोनों एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड पुश होकर नीचे आ जाता है इनटू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right, that is the right atrium, as it expands. As the मतलब वही राइट एट्रियम ने एक्सपैंड करा, रिलैक्स करा, तो वो रिसीव कर रहा है। अब जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, व्हाट विल हैपन, राइट वेंट्रिकल जो है वो सारा ब्लड रिसीव कर लेगा, ठीक है। फिर यहां से एक्चुअली जो मेजर कॉन्ट्रैक्शन होती है, मेजर कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस बाय राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या करेगा, वो ब्लड देगा टू लंग्स, एंड जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करेगा टू बॉडी। सो सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव thicker muscular wall than atria. Again a very important question जो कि give reason में आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि ventricles की जो wall है वो ज्यादा thick होती है atrium से। क्यों ज्यादा thick है? क्योंकि उन्हें ज्यादा जोर से contract करना है, उन्हें पूरा contract करके जोर लगा के पूरी body को, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल, पूरे हार्ट का सबसे thick musculature जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है। क्यों? क्योंकि उसको एक बार में contract करके पूरी body को blood supply करना है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि why ventricles have thick wall, तो आपको लिखना है कि because they have to pump blood under high pressure.
Second, valves ensure that blood does not flow backwards when the atria or ventricles contract. अगर आप हार्ट का डायग्राम देखेंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ. अगर हम हार्ट का डायग्राम देखेंगे इस तरीके से, मैं थोड़ा सा रफली फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ हार्ट. तो यहाँ पर वॉल्व्स आर प्रेजेंट. यस, वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, इनको वॉल्व्स कहते हैं. दे इंश्योर फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन. तो ये जो वॉल्व्स प्रेजेंट होती है बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, तो ये वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट होती हैं? वॉल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, वो बैक फ्लो ना मार जाए, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे. तो ये जो हमारी ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और ये दोनों लाइंस किस टाइप के क्वेश्चंस में आती हैं? गिव रीजन में. क्या क्वेश्चन आ जाएगा? Ventricles have thick walls than atrium. Justify. Valves are present between atriums and ventricles. Justify. Okay. Now oxygen has entered the blood in the lungs. Now when this oxygenation is happening, और जब lungs वापस से blood दे देता है, तो heart में एक और structure होता है जिसे हम septum कहते हैं. तो जो heart की right and left side होती है, it is always a wall is present, ताकि क्या हो? सेपरेशन रहे, मिक्सिंग ना हो. लेकिन ये मिक्सिंग अगर हो गई तो क्या होगा? या ये जो वॉल प्रेजेंट है हार्ट के बीच में, अगर ये हमारा हार्ट है तो यहाँ पे एक बीच में वॉल होती है. देयर इज अ वॉल इन बिटवीन, जिस वॉल को हम सेप्टम कहते हैं. और ये क्या इंश्योर करती है? कि देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड deoxygenated blood. तो such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. देखो, मिक्सिंग नहीं होगी तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा तो देयर वुड बी अ वेरी एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मसल. तो ये कौन से एनिमल्स के लिए यूजफुल है? दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स which constantly use energy to maintain their body temperature. Again, very important. Birds and mammals में actually separation of blood बहुत important है. क्यों? क्योंकि ये high energy demand वाले animals हैं. क्यों? क्योंकि they are warm blooded. वार्म ब्लडेड का क्या मतलब होता है? कि उन्हें कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखना है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से. तो जब वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं तो बहुत एनर्जी स्पेंड होती है. जब भी किसी चीज का टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है तो एनर्जी स्पेंड होती है. सो क्योंकि एनर्जी डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसलिए ऐसे एनिमल्स में यानी बर्ड्स और मैमल्स में एफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए टू ईच एंड एवरी सेल, एंड दैट इज व्हाई they have separation of blood. In animals that do not use energy for this purpose, मतलब the body temperature depends on the temperature in the environment, कि उनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड कर रहा है. ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं. जैसे फिशेज हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रिप्टाइल्स हो गया. सो दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट. उनके हार्ट में कोई इतनी एफिशिएंट सेपरेशन नहीं है. दे कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये ध्यान रखना है. किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इन एम्फीबियंस और इन फ्रॉग्स 3 चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट. जस्टिफाई. विच टाइप ऑफ एनिमल्स कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना. तो ऐसे एनिमल जिनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं करना, जिनको जरूरत ही नहीं है मेंटेन करने की बॉडी टेम्परेचर, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो ऐसे एनिमल्स क्या है? उनको सेपरेशन की भी जरूरत नहीं है. उनको 3 चेम्बर्ड हार्ट दो, 2 चेम्बर्ड हार्ट दो, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. और वहीं जो ऐसे वार्म ब्लडेड हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स, इनकी एनर्जी डिमांड बहुत हाई होती है, इनको एफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ सेपरेशन बहुत जरूरी है. 4 चेम्बर्ड हार्ट बहुत जरूरी है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिशेस. फिशेस ऑन द अदर हैंड ओनली हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, है ना. अगर आप देखो कि जो birds and mammals हैं, they have 4 chambered heart. Amphibians and reptiles have 3 chambered heart except for crocodile. Crocodile is the only reptile जिसके पास 4 chambered heart है. Apart from that सारे reptiles, सारे amphibians are 3 chambered. And fishes
हैव टू चेम्बर्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है फिशेस में, द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, यहाँ पे लंग्स नहीं होते, फिशेस के पास गिल्स होते हैं, गिल्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है एंड इट पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। छोटी सी तो बॉडी है, कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन ही नहीं है, तो ब्लड जो है वो हार्ट से गिल्स तक पहुंचा और गिल्स से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, वो तो फिश के हार्ट से सिर्फ एक बार गुजरा। एंड वहीं अगर हम कंपेयर करें मैमल्स में, the blood is passing through the heart twice. It is very important. Blood is here passing through the heart twice. This is known as double circulation. Again, very, very important. What is double circulation? Why it is significant? Why it is seen in birds and mammals? क्योंकि आप देखो ना कि क्या हो रहा है कि बॉडी से पहले ब्लड गया कहाँ पर, हार्ट में, हार्ट से फिर ब्लड गया ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में, लंग्स से आया वापस हार्ट में, and then from heart it is transported to body. So it is passing through heart twice. दो बार जा रहा है हार्ट से, दो बार गुजर रहा है ब्लड, तो इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फिशेस, अगर हम फिशेस के केस में देखें तो हार्ट से जितना भी ब्लड है वो गया गिल्स के पास और गिल्स से चला गया डायरेक्ट बॉडी में, तो हार्ट से द ब्लड इज ओनली पासिंग once. So that is why this type of circulation is called single circulation. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक क्वेश्चन आ ही जाता है डबल सर्कुलेशन पे। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ आवर दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर नथिंग बट पाइपलाइंस। आपको कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो पाइपलाइन तो चाहिए, हमारे घर में भी पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन होती है, आजकल तो गैस की भी पाइपलाइन होती है ना। तो ऐसे हमारी बॉडी की जितनी भी पाइपलाइंस और उनका नेटवर्क है उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीनों का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, मैं आपको बनाकर दिखा सकती हूँ। द थिकेस्ट वन इज आर्टरी, ओके, दिस वन इज आर्टरी, a thin one is vein, and capillaries is nothing but a network of arteries and veins. Basically arteries divide to form capillaries and capillaries join to form vein. तो जो कैपिलरीज होती हैं वो तो आर्टरी एंड वेन दोनों का ही पार्ट होती हैं। So arteries are blood vessels which carry blood away from heart. ये आपका again it could be a very good MCQ कि artery कौन सी blood vessel है जो हमेशा heart से blood दूर लेके जाएगी। Artery, blood away from the heart, दूर लेकर जा रही है हार्ट से। एंड सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, हार्ट से तो जो जा रहा है अंडर हाई प्रेशर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आर्टरीज को उस हिसाब से तैयारी तो करनी पड़ेगी। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, क्योंकि आर्टरीज पे बहुत प्रेशर होता है ब्लड का, तो उनकी थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। तो दो बातें हम आर्टरीज के बारे में याद रखेंगे, दे ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाती हैं। वॉल्स आर थिक, इलास्टिक वॉल्स होती हैं, बल्कि इतनी थिक वॉल्स होती हैं कि इतनी ही जगह बचती है आर्टरी में। वॉल्स आर वेरी थिक, ये सारी जो है ये वॉल्स हैं, 3 लेयर्ड वॉल्स होती हैं। तो हम ये भी कहते हैं आर्टरी के लिए कि द ल्यूमन इज वेरी नैरो। ल्यूमन जो होता है, ल्यूमन इज दिस कि कितनी चौड़ाई है, तो द ल्यूमन इज वेरी नैरो इन केस ऑफ आर्टरीज। Veins on the other hand collect the blood from different organs and bring it to the heart. तो arteries का बिल्कुल बिल्कुल, veins जो है वो blood लेकर आ रही हैं, एंड क्योंकि वो ऑर्गन से लेकर आ रही हैं तो ऑर्गन तो पंप करना जानते ही नहीं, सो दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ब्लड इज नॉट फ्लोइंग अंडर हाई प्रेशर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन आर्टरीज ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, बट वेन्स में ब्लड इज नॉट फ्लोइंग अंडर हाई प्रेशर, इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स दैट इंश्योर द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये लो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया गिव रीजन वाला। Why valves are present in veins? Valves क्या होती हैं? वही valves जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में थी। देखो इस तरीके से gates are present. So इस तरीके से valves are present to ensure the flow of blood only in one direction, या to prevent the backward flow of blood. ये सिर्फ और सिर्फ veins में present होती है, not in arteries. तो इट कुड बी अ गुड क्वेश्चन, राइट। क्यों? अच्छा, कीवर्ड्स लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेन में ही क्यों वॉल्व्स होती हैं, तो आप लिखोगे व्हाई, बिकॉज द ब्लड इज फ्लोइंग अंडर लो प्रेशर इन केस ऑफ वेन्स एंड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। द स्मॉलेस्ट वेसल, जो हमारी तीनों में से सबसे छोटी वेसल होती है, द स्मॉलेस्ट वेसल which have walls which are 1 cell thick,
अगेन अ वेरी गुड एमसीक्यू कि कितने सेल थिक होती है, 1 सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं, बहुत पतली है ना। तो क्या फंक्शन होता है कैपिलरीज का? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस थ्रू थिन वॉल। इतनी थिन है कि फाइनल एक्सचेंज जो होता है वो यहीं पे होता है। जैसे एल्वियोलाई के अराउंड ब्लड कैपिलरीज होती है ना, विलय के अराउंड ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज का मेन काम क्या है? दे आर सो थिन कि एफिशिएंट एक्सचेंज, वो इतनी थिन होती है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज इजीली पॉसिबल थ्रू कैपिलरीज। और याद रखना दे आर 1 सेल थिक एंड दीज कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन एंड कन्वे द ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू अवे फ्रॉम ऑर्गन टू टिश्यू। तो बहुत सारी, जैसे वही चीज है कि घर है, घरों में से छोटी छोटी गलियां निकल रही हैं, फिर वो जुड़ के एक बड़ी रोड बनाएगी, वो रोड और आगे जाके हाईवे में टर्न हो जाएगी, सेम सिस्टम होता है। तो आई होप इट इज क्लियर। 3 टाइप्स, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेन का जो ल्यूमन है वो ब्रॉड होता है ना, वेन का ल्यूमन इज ब्रॉड। आर्टरी का ल्यूमन नैरो होता है, पर वेन का ल्यूमन इज ब्रॉड, क्योंकि वॉल थिन है। वॉल थिक है ही नहीं, वॉल बहुत पतली है, क्योंकि ब्लड बहुत लो प्रेशर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिम्फ। लिम्फ इज अनदर फ्लूइड टिश्यू। तो बेसिकली हमारी बॉडी के पास 2 फ्लूइड टिश्यूज होते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड टिश्यूज। वन वी हैव ब्लड, ओके, जिसका भी हमने फंक्शन देख लिया। अनदर वी हैव इज लिम्फ। तो लिम्फ को सबसे पहले हमें डिफाइन करना आना चाहिए। लिम्फ क्या होता है कि एक्चुअली एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। लिम्फ इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, हमेशा ध्यान रखना ये बाहर निकल गया, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज में थोड़े बहुत छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, तो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स escape into the intercellular spaces in the tissues to form a tissue fluid or lymph। तो अगर यहाँ कैपिलरीज हैं तो कैपिलरीज से कई बार थोड़ी बहुत लीकेज हो जाती है। उस लीकेज में हमें 3 चीजें मिलेंगी। उस लीकेज में हमें मिलेगा प्लाज्मा, उस लीकेज में हमें मिलेंगे प्रोटीन्स, वेरी लेस प्रोटीन्स, और उस लीकेज में हमें मिलेंगे कुछ ब्लड सेल्स, एंड दे टुगेदर फॉर्म आर टिश्यू फ्लूइड विच इज ऑल्सो नोन एज लिम्फ। इसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा टिश्यूज के बीच में आके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, प्लाज्मा जैसा ही दिखता है, बट इट इज कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। तो लिम्फ क्या होता है? हमारी बॉडी में जैसे पूरा एक कैपिलरी, आर्टरी और वेन का सिस्टम रन कर रहा है, ऐसे ही एक लिम्फेटिक वेसल्स का भी सिस्टम रन करता है। तो जो भी लिम्फ की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वो उस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से लिम्फ को वापस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रिटर्न कर देती हैं टू द ब्लड। बॉडी कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देता। तो जो भी एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड निकला होता है, जो भी एक्स्ट्रा ड्रेन आउट हुआ होता है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में, लिम्फ कैपिलरीज उनको वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है एंड रिटर्न इट टू ब्लड। तो लिम्फ के फंक्शंस अगर आ जाएं कि इन एग्जाम दे आस्क यू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, दीज आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। ठीक है, कि लिम्फ करता क्या क्या है। सो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, पहला पॉइंट। इसके अंदर कुछ डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं, कुछ एब्जॉर्ब फैट्स होते हैं इंटेस्टाइन से, ये वो कैरी करता है। एंड इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। 2 काम होते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको वापस से ड्रेन कर देता है लिम्फ, राइट। एंड सेकेंड, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। इतना ही करना है हमें लिम्फ। और लिम्फ पे क्वेश्चन भी आता है। लिम्फ लास्ट ईयर सीबीएसई के मेन पेपर में, नॉट इवन सैम्पल पेपर, सीबीएसई के मेन पेपर में आया था। 2023 की बात कर रही हूँ, लास्ट ईयर की, कि व्हाट इज नेम द, I do not remember the exact question, but name the colorless fluid which is drained into the extracellular space and state its 2 function. Okay. नेक्स्ट इज, अब हमने ह्यूमंस की ट्रांसपोर्टेशन कर लिया। नाउ लेट अस क्विकली टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता ही क्या क्या है। प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर के साथ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फूड ट्रांसपोर्ट होता है। सो फॉर प्लांट्स, soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other material। तो आप ये भी याद रखोगे कि प्लांट्स के लिए सबसे नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स क्या है रॉ मटेरियल का? सॉइल। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots। तो जितने भी important raw material हैं उनका absorption plants में किसके थ्रू हो रहा है?
रूट्स के थ्रू हो रहा है। पर क्योंकि रूट्स भी प्लांट्स के बाकी पार्ट से बहुत दूर है, तो डिफ्यूजन अकेले सब चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। जो लीव्स में बना वो रूट्स तक पहुंचने में, और जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया उसको लीव्स तक पहुंचाने के लिए डिफ्यूजन अलोन इज नॉट diffusion pressure alone is not enough. So that is why a proper system of transportation is there. तो proper transportation system होता है। अगर हम plants में transport system की transportation system के components की बात करें तो वो दो होते हैं। पहला xylem जो water and minerals transport करता है, and second is phloem. Plants do not move and the plant bodies have a large proportion of dead cells or tissues. As a result, they have low energy needs and can use relatively slow transport system. Again, ये एक बहुत अच्छा exertion reason बन सकता है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि plants में ज्यादातर cells, most of the cells are dead, तो इतनी एनर्जी नीड्स नहीं होती प्लांट को, कोई बहुत ज्यादा एटीपी नहीं चाहिए होता ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट्स आर स्लो। तो एजर्शन रीजन आ सकता है, एजर्शन आ जाएगा दैट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इवॉल्व्ड इन प्लांट्स आर वेरी स्लो। रीजन, प्लांट्स have a large proportion of dead cells in them which lower down their energy need. तो क्या है ये? ट्रू है, बिल्कुल ट्रू विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड एजर्शन रीजन। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो पेन कहाँ गया मेरा? Yeah, so plant transport system will move energy stored from leaves and raw material from roots. तो उसको क्या क्या मूव कराना है? रॉ मटेरियल रूट से लीव्स तक, और लीव्स में जो एनर्जी बनी उनको रूट्स तक। So the xylem moves water and minerals obtained from soil. Soil से water and minerals ले जाने का काम xylem का होता है। And the phloem transports products of photosynthesis from leaves to from leaves where they are synthesized to other parts of the plant, right? तो xylem जो है वो रूट से रॉ मटेरियल लेकर जाता है ऊपर तक, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक, और लीव्स में जो फूड प्रिपेयर हुआ है वो प्रिपेयर्ड फूड जो है वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक जाते हैं। प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर and the water which is lost through stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. See, xylem का एक आप properly 9th में पढ़ चुके हो कि xylem सिर्फ कोई एक टिश्यू नहीं है। xylem है xylem vessel, xylem tracheids and xylem parenchyma, xylem sclerenchyma together ये एक proper conducting system बनाता है। water conducting system हम इसको बोलते हैं। So it is a proper water conducting system, है ना? ये पूरा water conducting system है जिसमें xylem vessels, स्पेलिंग गलत हो गई, वाटर कंडक्टिंग सिस्टम, जिसमें प्रॉपर हमारा जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आ जाते हैं। ठीक है, सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन। जैसे आप स्ट्रॉ से पानी खींचते हो, बिल्कुल उसी तरीके से है। जैसे हमने स्ट्रॉ से पानी खींचा तो हमने एक सक्शन क्रिएट किया। तो जैसे ही प्लांट के अपर पार्ट से, जैसे ही प्लांट्स के अपर पार्ट से ट्रांसपिरेशन हुई तो एक सक्शन पुल क्रिएट हुआ। ठीक है, फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये तो हमें पता है कि ऊपर वाले पार्ट से जो इवेपोरेशन होता है उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, और ये एक सक्शन पुल नीचे रूट से पानी को ऊपर भेजने में, अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। दस transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. क्योंकि फिर सोचो आप, रूट से लीव्स तक बहुत लंबा डिस्टेंस है, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और देखो कितने लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो डिफ्यूजन से नहीं पहुंच सकता, सिर्फ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करते करते नहीं पहुंच सकता, एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। इस सक्शन पुल को हम ट्रांसपिरेशनल पुल भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। एंड नेक्स्ट, यस, ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये टू फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब रात के टाइम पे क्या होगा?
रात के टाइम पे तो ट्रांसपिरेशन है ही नहीं। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट, अनदर एमसीक्यू। तो हमें ये याद रखना है कि ड्यूरिंग डे टाइम, जब हम दिन की बात कर रहे हैं, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन मेनली, चीजें दोनों प्रोसेस दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन मेनली इट इज द ट्रांसपिरेशन पुल विच इज हैपनिंग ड्यूरिंग द डे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें ड्यूरिंग नाइट टाइम, अगर हम नाइट टाइम की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम इट इज द रूट प्रेशर, कि रूट्स में प्रेशर हाई है, ऊपर वाले सेल्स में प्रेशर लो है, तो ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और वो पूरा ऊपर प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द डे ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स the major driving force in the movement of water in the xylem. Again, a very good important MCQ. Okay. Now, transportation of food and other substances. The transport of soluble products, जो हमारे photosynthesis के soluble products हैं basically, which is sugar, sucrose, it is known as translocation. इसको हमने एक special नाम दिया है translocation, and it takes place through vascular tissue known as phloem, और ये phloem से होता है. A very important point to note, which can also form a very good MCQ, that is the phloem also transport amino acids and other substances. खाने के अलावा, शुगर के अलावा या स्टार्च के अलावा, वैसे तो soluble form हमने पढ़ी थी, soluble form is what? Glucose. तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के अलावा phloem also transports amino acids. These substances are specially delivered to the storage organs like roots, fruits, seeds. जो growing organs होते हैं, वहां पे basically ये food transfer किया जाता है. The transportation of food and other substances takes place in the sieve tubes. वही जैसे water conducting system था, ऐसे ही food conducting system भी है, जिसमें phloem के sieve tubes, companion cells are there. Okay, और ये हमें ध्यान रखना है कि food का transport upward एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है. फूड का ट्रांसपोर्ट इज बाय डायरेक्शनल. ओके, और एक बहुत खास बात जिसका हमें ध्यान रखना है, वो हमें ये ध्यान रखना है कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इट इज एक्चुअली दिस energy oriented. It requires energy. The translocation in phloem is achieved by utilizing energy. तो ATP यूज होता है. वाटर ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ATP यूज नहीं हो रहा था, ठीक है. मटीरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द phloem यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजर्शन रीजन में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है, कि दोनों में से, वाटर और फूड में से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है विच रिक्वायर्स एनर्जी? इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. और क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है टिश्यू का. जैसे ही टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, व्हाट विल हैपन? वाटर विल मूव इनटू इट. जैसे ही पानी मूव होगा, वैसे ही पानी में जितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व है, जितना भी सुक्रोज डिसॉल्व है, वो भी मूव कर जाएगा, ठीक है. एंड दिस प्रेशर मूव्स द मटीरियल इन द phloem टू विच इट हैज लेस प्रेशर. ओके, और प्लांट की नीड के हिसाब से ये सब होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इन स्प्रिंग, शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड्स व्हिच नीड एनर्जी टू ग्रो. तो स्प्रिंग, क्योंकि हमारा एक ब्लूमिंग सीजन होता है, तो स्प्रिंग में बड्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए. तो जो एनर्जी रूट्स में स्टोर्ड थी, वहां से निकल के कहाँ पर आ गई? बड्स में आ गई. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. These are some of the questions. ये मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगी, बट इन माई वीडियो ऑल द आंसर्स आर गिवन इन डिटेल. So first question is components of transport system: blood, heart, blood vessels. तीनों के फंक्शन आप बता सकते हो. हार्ट पंपिंग ऑर्गन है. ब्लड वेसल्स जो होती हैं, दे कैरी ब्लड. 3 टाइप्स की होती हैं. ब्लड का फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2, nitrogenous waste, right? Second question is why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, because they have high energy demands to meet their body temperature. That is why blood separation is very important. What are the components of transport system in organized plants? अभी हमने डिस्कस किया xylem and phloem. उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि xylem का कंडक्टिंग सिस्टम बनता है. xylem vessels and tracheids together throughout the plant forms a conducting system. How are water and minerals transported in plants? ये भी मैंने अभी आपको समझाया. इसमें हम ट्रांसपिरेशनल पुल एंड रूट प्रेशर दोनों की बात करेंगे डिटेल में.
मैं आगे आपको दिखा दूंगी, मैंने आंसर लिखा हुआ है डिटेल में। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? यूजिंग एनर्जी, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट द फूड मूव्स इनटू द टिश्यू विच हैज लो प्रेशर। ऑल दी आंसर्स आर हेयर रिटन इन द वीडियो, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। ये प्रॉपर, ये जो पूरा आंसर है आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो। दिस इज हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन केस ऑफ प्लांट्स। प्रॉपर जाइलम कैसे कंडक्टिंग सिस्टम बनाता है, ओके। एंड द नेक्स्ट इज हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड। इसमें हमने पूरा एक पैराग्राफ में ट्रांसलोकेशन समझाया हुआ है कि यूजिंग एटीपी what happens, osmotic pressure increase होता है, जिस वजह से solute जो हैं they move into the tissue where energy is required. So I hope you have understood this topic, and in our next and which will be the last part of life processes हम excretion topic cover करेंगे.